हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो सेंटर। दोस्तों कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज हम नया हमारा ऑर्गेनाइजेशन है। हम दो खत्म कर चुके हैं हम लोगों ने। बिम्स्टेक खत्म कर लिया, सार्क खत्म कर लिया है। तो आगे जो हमारा जो महत्वपूर्ण संगठन आ जाता है वो है आसियान। तो आसियान से भी बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। तो आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ये ग्रुप है, क्या कौन से देशों का ग्रुप है? ये आपके साउथ एशियन देशों का ग्रुप है। ये साथ में मिलकर, छोटे छोटे देश हैं लेकिन साथ में मिलकर ही एक काम करते हैं। और भारत भी इनका सहयोग करता है। भारत का कई प्रकार से सहयोग करता है, चाहे मिलिट्री सहयोग हो या आपका व्यापारिक सहयोग हो। तो बहुत प्रकार से भारत भी इनके साथ संलग्न है। तो चलिए जानते हैं आसियान की क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और कितना ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए आसियान के साथ संबंध रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है दुनिया के लिए आसियान, और भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, चलिए एक नज़र डालते हैं इसके ऊपर। तो आसियान फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं, हम पहले लेते हैं। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट क्या है कि इसकी स्थापना के बारे में देखते हैं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। तो 8 अगस्त 1967 को हुई थी। और कहाँ हुई थी? बैंकॉक में। तो इसलिए इसको बैंकॉक घोषणा पत्र के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, एक और संगठन है जिसको बैंकॉक घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, जल्दी से कमेंट करो, हम लोगों ने भी पढ़ चुके हैं उसको। ठीक है, तो स्थापना हुई थी 8 अगस्त को 1967 को बैंकॉक घोषणा पत्र के नाम से। अच्छा, संस्थापक सदस्यों में कौन था? तो इंडोनेशिया था आपका, मलेशिया था, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। 5 देश थे जिन्होंने साथ में मिलकर बैठकर बोला कि एक संगठन होना चाहिए हमारा साउथ एशियन देशों के लिए, क्योंकि इनका अधिकतर जो झगड़ा है वो चाइना के साथ चलता रहता है। तो इन लोगों ने बोला क्यों ना सारे के सारे देश एक साथ आ जाए, और छोटे छोटे देश हैं तो सारे मिलकर कहीं ना कहीं एक तरीके से संलग्न होकर बढ़िया तरीके से सारे काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, व्यापार, वाणिज्य, टूरिज्म के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन क्षेत्र में अच्छा वर्क कर सकते हैं। तो इसलिए सारे देश साथ में आ गए। तो संस्थापक सदस्यों में ये 5 ही देश थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, आगे चल के इसमें क्या होता है कि आगे चल के इसमें 5 और देश आ जाते हैं। तो टोटल इस समय तो देशों की संख्या वो 10 हो जाती है। तो इस समय अगर देखा जाए कितने देश हैं? 10 देश हैं। ठीक है, तो इसके बाद कौन आया? ब्रुनई। तो ध्यान रखेंगे नंबर से, ब्रुनई कब आया? ये आया था 1994 में आया। वियतनाम कब आया आपका? तो वियतनाम आया 1995 में। इसके बाद लाओस और म्यांमार एक साथ आए थे 1997 में। और फिर कंबोडिया आया 1999 में। तो इस प्रकार से जितने भी जो आसियान देश थे, दक्षिण साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो थे, वो सारे इकट्ठे आ जाते हैं और मिलकर अपना एक ग्रुप फॉर्म करते हैं। तो जब भी इन्हें क्या डील करना होता है तो कहीं ना कहीं आसियान देश जो है ना वो अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। तो उस आसियान जो सेक्रेटरी होता है वो डील करता है। तो इससे क्या होता है कि सारे के सारे देश मिलकर एक बड़ी ताकत बन जाते हैं, क्योंकि अलग अलग रहेंगे तो इतना ज़्यादा किसी की जीडीपी इनकम मतलब नहीं है, इतना हर क्षेत्र में आगे नहीं है, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में। तो इससे क्या होता है कि सारे इकट्ठे मिलकर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बढ़िया मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि ये सारे इकट्ठे आ गए। तो ब्रुनई आया, फिर वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया आ गया। तो इसलिए दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में इनकी महत्वता ज़्यादा बढ़ गई। तो भारत भी इनके साथ सहयोग करता है। तो देखते हैं सदस्य कितने हैं? 10 हैं। तो सारे क्रम में लगे हुए हैं, ब्रुनई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो उसके बाद 5 और आ जाते हैं, तो इसलिए 10 हो जाते हैं टोटल। अब इसका फॉर्मेशन का जो उद्देश्य था, मेन उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मेन उद्देश्य है वो है कि दक्षिण पूर्व एशिया में आर्थिक वृद्धि करना। तो दक्षिण पूर्व जो एशिया है ना उसमें आर्थिक वृद्धि करना, सामाजिक प्रगति करना कि किस प्रकार से हम समाज को और आगे ले जा सकते हैं, किस प्रकार से हम इकोनॉमी में बूस्ट कर सकते हैं, क्या कदम उठानी चाहिए, हमें कहाँ पर सुधार करने की जरूरत है, सामाजिक प्रगति कैसी होनी चाहिए, और सांस्कृतिक विरासत को, विकास को गति कैसे प्रदान करें। मतलब संस्कृति को, मतलब पर्यटन को बढ़ावा देना, पर्यटन को बढ़ावा देना। आप हमारे यहाँ ये हमारी चीज़ें देखिए, तो इस तरीके से सांस्कृतिक जो विरासत है उनको कैसे गति दी जाए, तो इसको लेकर। और शांति इस क्षेत्र में जो आपका प्रशांत, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, बड़ा क्रिटिकल क्षेत्र है। यहाँ पर अधिकतर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्षेत्र हो जाता है दुनिया के लिए। तो यहाँ पर किस प्रकार शांति स्थापित की जाए और सुरक्षा किस प्रकार से की जाए जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में। तो इसका सीधा उद्देश्य है कि आर्थिक वृद्धि के लिए, सामाजिक प्रगति के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए, शांति के लिए, सुरक्षा को बढ़ावा देने का मेन उद्देश्य है। तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो उद्देश्य क्या है हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका मोटो क्या है। अब इनका आदर्श वाक्य क्या है? तो ये है वन विजन, एक विजन इनका, एक आइडेंटिटी और एक कम्युनिटी। तो ये सारे मिलकर एक ही विजन रखते हैं, एक आइडेंटिटी और एक कम्युनिटी, ये इनका मोटो है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोटो भी हो जाता है, तो इसलिए ध्यान रखेंगे इसको। आगे हम बात करते हैं कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका जकार्ता। तो हेडक्वार्टर आपका जकार्ता में मिल जाएगा, किसका? आसियान का। ठीक है, ध्यान रखेंगे हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जकार्ता में। जकार्ता कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। अब इसके जो की फैक्टर हैं, तो अगर हम देखना चाहें तो आसियान को इस तरीके से देख सकते हैं कि आसियान कंट्रीज़ है। तो ये आपका म्यांमार है, ठीक है, वियतनाम ये हो गया। देखो सारे के सारे कहाँ पर हैं? दक्षिण चीन सागर में ही लाई करते हैं। तो म्यांमार हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, और थाईलैंड हो गया, म्यांमार हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, इंडोनेशिया हो गया, और आपका फिलीपींस हो गया। तो ये ब्रुनई हो गया। तो ये जो आसियान कंट्रीज़ है ना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसके लिए? ये जो दक्षिण चीन सागर, क्योंकि दक्षिण चीन सागर को लेकर भी जो वियतनाम हो गया आपका, इनके भी वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, ब्रुनई हो गया, इनका विवाद चलता रहता है चाइना के साथ। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सारे देश इन सब के साथ खड़े रहते हैं और चाइना के खिलाफ। तो इसलिए भारत को बहुत
इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है भारत का आसियान देशों के लिए कि भारत इनको साथी बना के चले, क्योंकि अगर चाइना कभी भी आएगा ना तो यही रास्ता वो अप्लाई करेगा भारत की तरफ आने के लिए। और ये जब देश हमारे दोस्त रहेंगे तो यहाँ से अगर इंडोनेशिया क्या प्रोवाइड नहीं कराता है, जो जावा स्टेट से अगर पास नहीं देता है, और यहाँ से अगर हम ब्लॉक कर देते हैं ये वाला जो मलक्का स्टेट है, तो कहीं ना कहीं चाइना को यहाँ पर क्या होगा, चाइना बैकफुट पे आ जाएगा। तो इसलिए आसियान देशों के लिए, आसियान देशों का भारत के लिए बड़ा महत्व हो जाता है। तो बाकी आसियान देश जो आपस में मिलकर काम करते हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना को काउंटर करना है तो उनको सबको साथ में ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10 देश हैं, तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। तो इंपॉर्टेंट की फैक्टर देखते हैं, इसके इंपॉर्टेंट की फैक्टर क्या है। तो अगर इंपॉर्टेंट की फैक्टर की बात करें तो 2006 में क्या हुआ था कि यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा दे दिया गया था। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा कब दे दिया था इसको, तो 2006 में दे दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि जीडीपी के आधार पर अगर देखा जाए तो 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर दुनिया की जीडीपी में देख लें तो टोटल अगर आसियान को हम देख लेते हैं, अलग अलग देशों को नहीं, आसियान को अगर हम देख लेते हैं तो दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था क्या बन जाता है, आसियान बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट की फैक्टर है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में लगभग 3.3% हिस्सेदारी है आसियान की। तो विश्व की जितनी भी इकोनॉमी है उसमें 3.3% हिस्सेदारी, काफ़ी अच्छी हिस्सेदारी है। और मैकेंसे के अनुसार, मैकेंसे बड़े अर्थशास्त्री, उनका कहना है कि 2050 तक ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। अगर आसियान को ओवरऑल, आसियान को देखते हैं अगर ग्रुप के फॉर्म में, तो ये चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी दुनिया की। तो इसलिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आसियान भारत के लिए और दुनिया के लिए। अगला पॉइंट है कि चीन और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा श्रम बाजार। तो यहाँ पर आपको श्रम बाजार एक बढ़िया तरीके से रिफाइंड आपको लेबर मिल जाते हैं और सस्ते लेबर मिल जाते हैं। तो चाइना और भारत के बाद तीसरा सबसे बड़ा श्रम बाजार क्या है आपका, आसियान कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं कि इसकी जनसंख्या, अगर आसियान की जनसंख्या देखी जाए तो यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका से भी ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? यूरोपियन यूनियन को अगर हम मिला लेते हैं, यूरोपियन यूनियन में लगभग 27 देश हैं, और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ को मिला लेते हैं, तब भी इसकी जनसंख्या ज़्यादा बैठती है इन लोगों से। ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट की फैक्टर, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है कि वर्तमान में यूरोपियन यूनियन और नॉर्थ अमेरिका चीन के बाद चौथा निर्यातक क्षेत्र है ये। तो यूरोपियन यूनियन के बाद और नॉर्थ अमेरिका के बाद और चाइना के बाद चौथा निर्यातक क्षेत्र है। मतलब बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। ये लोग आयात कम करते बनाते जाते हैं। जैसे आप वियतनाम चले जाओ, वियतनाम वगैरह हो गया आपका, जैसे सिंगापुर वगैरह हो गया, अच्छी इकोनॉमी है। क्या है ये? अच्छी इकोनॉमी है। मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पर बहुत सारी लगी हुई हैं। वियतनाम जैसे चाइना है, चाइना को अगर इंडिया में माल सप्लाई करना होता है वियतनाम में जाता है, वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाता है, वहाँ से मेड इन वियतनाम करके दे देता है। तो बहुत बड़ी मात्रा में वियतनाम वगैरह में भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जिससे चाइना डंपिंग करता है अपने माल को दुनिया के विभिन्न देशों में, जो भी उसके ऊपर सैंक्शन लगाते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि चौथा सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र है कौन सा, आसियान कंट्रीज़। कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, बड़े बड़े देशों की कंपनियाँ, जिनके ऊपर आप अगर ब्लैक लिस्टेड कर दी जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों में जाकर उसका मेड इन ताइवान, मेड इन जापान, मेड इन आसियान जाकर वो क्या करते हैं, व्यापार करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी काफ़ी बड़ा मुद्दा है कि चौथा सबसे बड़ा निर्यातक क्षेत्र बन जाता है आसियान। ठीक है, अब विश्व व्यापार में अगर देखा जाए तो 7% से ज़्यादा की इसका योगदान है। 7% से ज़्यादा का विश्व के व्यापार में योगदान है आसियान का। है छोटे देश, छोटे हैं, लेकिन काफ़ी बड़ी मात्रा में ये योगदान करते हैं विश्व की व्यापार में। ठीक है, अगर आगे हम बात करते हैं बैठकों के बारे में, तो इसकी पहली बैठक कब हुई थी? तो इसकी पहली बैठक बाली में हुई थी 1976 में। और इस समय जो 2023 में बैठक हुई है, कहाँ पर हुई है? जकार्ता, इंडोनेशिया में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, बस ध्यान रखना है, पहली का और जो लेटेस्ट हुई है उसका। तो आगे देखते हैं हम इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसकी थीम क्या है। तो आसियान थीम क्या है कि आसियान्स मैटर, ईपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। तो ईपी सेंटर बन गया है आसियान। तो देखा जाए तो आने वाले समय में क्या है ना, कि आने वाले समय में आपके दक्षिण पूर्व जो एशियाई देश हैं, ये कहीं ना कहीं ईपी सेंटर होने वाले हैं। और ये सही भी है ग्रोथ के लिए, क्योंकि जितनी भी बड़ी कंपनियां ऐसे क्षेत्र में अपनी कंपनी लगाना चाहती हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये जैसे सिंगापुर हो गया आपका, मलेशिया हो गया, फिलीपींस वगैरह हो गए, ये अपने आप प्रमोट करते हैं कि आप हमारे यहाँ ये कंपनी लगाइए, आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। छोटे देश हैं, जनसंख्या बहुत कम है और बढ़िया फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं, तो कंपनियाँ वहाँ जाएंगी ना जहाँ पर उनको बढ़िया सेफ्टी सिक्योरिटी मिलेगी। ठीक है, और जो बैलेंसिंग गवर्नमेंट मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनियां वहाँ पर जाने में हिचकती हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए, क्या टैक्स लगा दिया जाए, कब कंपनी को क्या कर दिया जाए। तो ये इस मामले में बहुत आगे हैं। तो जैसे वियतनाम वगैरह हो गए, ये जो बाहरी कंपनियां होती हैं उनका जो आप कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट है, उनको खींचने में बहुत आगे हैं। जो आपका सिंगापुर हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड वगैरह भी है। ठीक है, तो फिलहाल म्यांमार थोड़ा सा संकट में चल रहा है, लेकिन देखो अभी म्यांमार में संकट आया था, जैसे उनका वहाँ पर कू कर दिया गया था, या रोहिंग्या संकट आया था, तो आसियान ने खुद से ही अपनी बैठक बुला ली। वो बोले कि हम साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाएंगे और किस तरीके से इसका हल निकालना चाहिए वो भी करेंगे। तो ध्यान रखो, इसकी थीम क्या है कि आसियान मैटर, ईपी सेंट्रम ऑफ ग्रोथ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है? तो ये है काओ किम हॉर्न। तो काओ किम हॉर्न इस समय वर्तमान अध्यक्ष हैं किसके? आसियान के। अब आसियान को चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं। आसियान के चैलेंजेस क्या हैं? तो अभी हाल में म्यांमार संकट हुआ 2017 में, कि वहाँ पर मिलिट्री ने कू कर दिया।
ठीक है, तख्तापलट करने की कोशिश करी गई। अच्छा, म्यांमार में संकट आया था, क्या हुआ था कि वहाँ पर जो सत्ता था, जो पार्टी थी, उसको हटाकर क्या कर दिया गया, वहाँ पर पार्टी को हटाकर सैनिक शासन आ गया और रोहिंग्या नरसंहार, वो बौद्धों और रोहिंग्या के बीच में संकट उत्पन्न हो गया, जिससे कि रोहिंग्या बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुआ, पलायन किया वहाँ पर, भारत में भी आए और रोहिंग्या संकट बाकी बांग्लादेश ने बोला कि हम भाषण चार द्वीप में जाके उनको बसा देंगे। तो ये भी काफ़ी गरमाया हुआ मुद्दा रहा और इस मामले में आसियान ने बार बार बैठक भी बुलाई इसको। तो सारे साथ में मिलकर काम करते हैं, ठीक है, जितने भी आसियान कंट्रीज़ होते हैं और जो भी समस्या होती है, जो भी मतलब समाधान निकलता है, साथ में मिलकर निकालने की कोशिश करते हैं। भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आसियान की इंपॉर्टेंस। हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि आसियान की हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए देखते हैं, चलिए आसियान कंट्री की तरफ चलते हैं। तो चलते हैं, ये रहा हमारा आसियान कंट्रीज़, हमारा प्यारा भारत। अभी ये है आसियान कंट्रीज़, ठीक है। तो ये देखिए, ये सारे आसियान कंट्रीज़ हैं। तो क्यों इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है भारत के लिए इनकी, क्योंकि देखो म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, थाईलैंड हो गया, कंबोडिया, वियतनाम वगैरह हो गया, और ये आपका फिलीपींस वगैरह हो गया, ब्रुनेई और सिंगापुर और इंडोनेशिया। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है ये बोला जाता है। और चाइना को काउंटर करने के लिए ना आपको इनके साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडोनेशिया के साथ संबंध बहुत अच्छे, तो उन्होंने यहाँ पर सबांग बंदरगाह हमको दे रखा है। बाकी सिंगापुर के साथ भी हमारे संबंध अच्छे, तो उन्होंने चंगी एयरबेस भी हमको दे रखा है। तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ को ब्लॉक कर सकते हैं। और आसियान के साथ हमारे अगर संबंध अच्छे होते हैं तो यहाँ से चाइनीज़ नेवी को निकल पास करने के लिए नहीं दिया जाएगा, पास नहीं करवाया जाएगा। तो इसलिए अगर इनको आना है तो यहाँ से बड़ा लंबा चौड़ा घूम के आएंगे, कहाँ से आएंगे। तो हम कहीं ना कहीं अगर आसियान के साथ हमारे संबंध अच्छे होते हैं तो हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, चाइना को हम बैलेंस कर सकते हैं, पूरी तरीके से घेर सकते हैं। तो यहाँ से चाइनीज़ नेवी को पास नहीं मिलेगा अगर, क्योंकि चाइना के साथ, चाइना का क्या होता है कि वियतनाम वगैरह, फिलीपींस हो गया, ब्रुनेई वगैरह हो गया, इनसे बहुत विवाद चलता रहता है। किसको लेकर? दक्षिण चीन सागर को लेकर, क्योंकि वो 9 डैश लाइन को मानता है कि 9 डैश लाइन ये जो वाला क्षेत्र जो हमारा है ये हमारा है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे सीमा क्षेत्र जो हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय जो समझौता हुआ था, उसके तहत सबको जो उनका टेरेस्ट्रियल जोन है वो बोला गया था कि उनका हक अपने अपने टेरेस्ट्रियल जोन पे होगा। लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता है। चाइना सारे के सारे संसाधन पर कब्जा करना चाहता है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में बहुत बड़ी मात्रा में संसाधन उपलब्ध होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की फैक्टर हो जाता है भारत के लिए भी कि आसियान के साथ संबंध बनाकर चले। अच्छा, भारत ने इस मामले में क्या कदम उठाए हैं? तो भारत ने अभी हाल में क्या किया है, भारत ने अभी हाल में वियतनाम के आईएनएस कृपण दिया है, और बाकी थाईलैंड वगैरह को हम क्या करते हैं कि म्यांमार को हमने क्या दिया है, सबमरीन वगैरह, बांग्लादेश को भी हमने दी थी और म्यांमार को भी दी है। बाकी वियतनाम को हमने अभी हाल में आईएनएस कृपण उपलब्ध कराया है। अपना वॉरशिप जो है ना आईएनएस कृपण, वो वियतनाम को दिया है। अगर बात करी जाए सिंगापुर की, तो भारत ने अभी हाल में सिंगापुर में अपने कॉर्वेट जहाज वगैरह भेजे हैं एक्सरसाइज करने के लिए। तो इंडोनेशिया के साथ भी हम एक्सरसाइज करते हैं। इंडोनेशिया के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं ये कमेंट करके बताओ। तो काफ़ी हमारा संबंध चलता रहता है। बाकी मलेशिया के साथ हमारे थोड़े संबंध खराब हुए थे, लेकिन मलेशिया भी हमारा ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला देश बना है। जाकिर नाइक को लेकर हमारे विवाद चलते रहते हैं, लेकिन इसको भी भारत ने सुलझा लिया है। ठीक है, छोटे मोटे मुद्दे हैं। तो फिलीपींस, मलेशिया वगैरह, फिलीपींस जो है ना ब्रह्मोस मिसाइल लेने में फिलीपींस को दी गई, ठीक है, मलेशिया को नहीं, फिलीपींस दी गई है ब्रह्मोस मिसाइल। तो इस तरीके से भारत भी काफ़ी आगे है अपने संबंध किसके साथ बनाने में, आसियान के साथ। तो ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। एक बार और मैप देख लेते हैं आसियान कंट्रीज़ के बारे में। तो 10 कंट्रीज़ है हमारी यहाँ पर, थाईलैंड वगैरह हो गई, ये सब पता ही होगा आपको। और ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो इसको ध्यान रखो। अच्छा, इंडिया और आसियान ने अपग्रेड किया अपने पार्टनरशिप को लेकर कि इंडिया और आसियान जो है ना, इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा था। तो इंडिया और आसियान ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कब किया था? ये 2009 में किया था। ध्यान रखेंगे, 13 अगस्त को किया था, 13 अगस्त 2009 में किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो मुक्त व्यापार समझौता भी हमारे हो रखा है आसियान के साथ। तो एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि आसियान के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रखा है? तो बिल्कुल हो रखा है। इसको इफेक्ट में लाया गया था 1 जनवरी 2010 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट की फैक्टर हो जाता है। लेकिन अब इन्होंने बोला कि हम इसको रिव्यू करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? अब इसको हम रिव्यू करेंगे, और रिव्यू करने के बाद इसको हम और अपग्रेड करने वाले हैं। तो भारत आसियान के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको भी वो क्या करने वाले हैं? अपग्रेड करने वाले हैं। तो इस प्रकार से भारत और आसियान के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और ये हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आसियान के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किस प्रकार से अपने क्षेत्र में चाइना को काउंटर करना है। अगर चाइना को काउंटर करना है, उसकी आगे बढ़ने से रोकना है, और जो उसकी विस्तारवादी नीति है उसको विस्तार करने से रोकना है, तो कहीं ना कहीं भारत को आसियान के साथ और आसियान को भारत के साथ मिलकर चलने की जरूरत है। तो चलिए, ये था आसियान के बारे में प्रॉपर एनालाइज। और बार बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसलिए एक दो बार इसको देख लो, प्रॉपर रिवीजन कर लो, क्योंकि देख लेंगे 1-2 बार तो रिवीजन हो ही जाएगा, पता चल जाएगा आसियान के बारे में। और यहाँ से आसियान वगैरह जो जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसलिए चलिए लगातार पढ़ाई कीजिए, लगातार मेहनत कीजिए। आज के लिए इतने बहुत है। जय हिंद।